नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार का मुकाबला करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूर्वी भारत में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी से कहा, भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक मंच पर रखने के प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को स्वीकृति दी और आज शाम चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत का सामना मलेशिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की कतई न बर्दाश्त करने की कड़ी नीति है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आज कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार रोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत शासन में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पारदर्शी और जिम्मेवार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का प्रभाव ज्यादातर गरीबों और वंचित लोगों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन और बाजारों को प्रभावित करता है तथा लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन को नष्ट कर देता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार आर्थिक अपराधियों से कड़ाई से निपट रही है और इसके लिए आर्थिक अपराध नियम बनाया गया है। इस कानून के माध्यम से आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से 1 अरब 80 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्याण कार्यक्रमों की कमियों को दूर कर दिया गया है और 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की राशि प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से लोगों की दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी भारत में देश का विकास इंजन बनने की क्षमता है। श्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में कोलाघाट में क्षेत्रीय राज्य पंचायत परिषद के उद्घाटन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आज विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साधा और कहा कि वे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में हाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समूचे देश ने पश्चिम बंगाल में हत्या की राजनीति देखी है। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि मतदाताओं को डराया और धमकाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कोलाघाट में उद्घाटन के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। श्री नड्डा इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बंगाल भाजपा कोर कमेटी, सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से पूर्वी पंचायती राज परिषद कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और झारखंड सहित पूर्वी क्षेत्रों के कार्यकर्ता जिला परिषद के सदस्य भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि G20 बैठक के दौरान भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं को विश्व मंच पर रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव के कारण इस क्षेत्र के कई देश अपनी आर्थिक प्रगति जारी नहीं रख पाए हैं और अपने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन इन देशों की विकास प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए धनराशि और हरित प्रौद्योगिकी प्रदान करके विकसित देशों को विकासशील देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आगे आना होगा। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि G20 को जिन 2 प्रमुख मतभेदों को दूर करना है वे है यूक्रेन संकट के कारण पूर्व पश्चिम के बीच मतभेद और उत्तर दक्षिण के बीच मतभेद। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत अब कुछ हद तक महत्वपूर्ण स्थिति में है और हमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बीच मतभेदों को दूर करना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में इसे हासिल करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 DPDP बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अपनी मंजूरी दे दी।
डीपीडीपी विधेयक 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जबकि लोकसभा ने 7 अगस्त को ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य आम लोगों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। विधेयक के अनुसार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कुछ वैध उपयोगों के लिए कानूनी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य 140 करोड़ भारतीयों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि भारत के लगभग 90 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और इस डिजिटल दुनिया में लोगों की सुरक्षा और उनके गोपनीयता की सुरक्षा के लिए ये विधेयक लाया गया है। गृह मंत्रालय ने अपराध अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए 140 पुलिसकर्मियों का चयन किया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 12 अगस्त को की जाती है। यह पुरस्कार अपराध अनुसंधान के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच में उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से 2018 में शुरू किया गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार इन पुरस्कारों के लिए चयन किए गए पुलिसकर्मियों में 15 सीबीआई, 12 एनआईए, 10 उत्तर प्रदेश, 9 केरल, 9 राजस्थान, 8 तमिलनाडु, 7 मध्य प्रदेश और 6 गुजरात के पुलिसकर्मी हैं। शेष पुलिसकर्मी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। कुल चयनित विजेताओं में से 22 महिला पुलिस अधिकारी हैं। मौसम विज्ञान ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज और कल बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम कार्यालय ने यह भी कहा कि आज देश के बाकी हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है तथा बाद में सक्रिय मानसून की स्थिति फिर से शुरू होने के आसार है। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को दुनिया भर में लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। युवा संस्कृति को बढ़ावा देने और समाज में उनके योगदान को पहचानने के लिए 1999 में संयुक्त राष्ट्र विश्व युवा दिवस की घोषणा की थी। इस आयोजन का उद्देश्य उन परियोजनाओं और बहसों को आगे बढ़ाना है जो दुनिया भर के युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं से निपटे। ये कार्यक्रम युवाओं को प्रासंगिक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों और गतिविधियों के माध्यम से दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है एक सतत विश्व की ओर युवाओं के लिए हरित कौशल। हरित कौशल एक टिकाऊ और संसाधन कुशल समाज विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान, क्षमताएं, मूल्य और दृष्टिकोण प्रदान करता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार तथा वाणिज्य मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर आज नई दिल्ली स्थित सरस आजीविका स्टोर में स्थानीय कलाकारों और शिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच सौहार्दपूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और इच्छुक लोगों को भारत के विशेष प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करना है। इसमें प्रत्येक जिले के विशेष और अनूठे उत्पादों को प्रदर्शित करना है, जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प की वस्तुएं शामिल है। सरस आजीविका को संबोधित करते हुए उद्योग और आंतरिक व्यापार विकास विभाग के निदेशक सुप्रिया देवास्थली ने कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। चेन्नई में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। कल भारत ने सेमीफाइनल में जापान के खिलाफ 5 गोल किए, जबकि जापान की टीम कोई गोल नहीं कर पाई। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जापान को एक भी गोल करने का अवसर नहीं दिया। एक अन्य सेमीफाइनल में मलेशिया ने जापान पर 6 गोल दागे, जबकि दक्षिण कोरिया की टीम केवल 2 गोल ही कर पाई। आज ही तीसरे और चौथे स्थान के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मैच होगा। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर फाइनल मुकाबले के दौरान उपस्थित रहेंगे।
केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को नाइजर छोड़ने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारतीय नागरिकों से नियामी में भारतीय दूतावास में तत्काल पंजीकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि किसी भी सहायता के लिए भारतीय नागरिक 227-9975-9975 पर भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।